बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम राजा ज़फ़रुल्लाह साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मोहतरम ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, जनाब राना सनाउल्लाह साहब, माफ़ी चाहता हूँ मैं भूल गया जनाब हसन इकबाल साहब, मुअज़्ज़िज़ मेंबरान पार्लियामेंट और मुअज़्ज़िज़ मेंबरान सूबाई असम्बली, मुअज़्ज़िज़ टिकट होल्डर साहिबान, मुझे आज बहुत खुशी है कि मैं आज आप सबसे मुखातिब हूँ। बड़ी शदीद ख्वाहिश थी कि मैं आपसे बात करता। काफ़ी अरसा हो गया कि मैंने आपको देखा है, मुलाकात हुए बहुत अरसा हो गया है। जब से आप मेंबर मुंतखब हुए हैं कौमी असम्बली के या सूबाई असम्बलियों के या फिर सेनेट के भी, तो मेरा ख्याल है कि बहुत ही कम आपसे मेरी मुलाकात हुई है या शायद नहीं हुई है, क्योंकि मेरा वक्त ज़्यादा जेलों में गुजरा है और मरियम भी आपके साथ यहाँ पे बैठी है, तो वो भी जेलों में काफ़ी वक्त गुजार चुकी है। और फिर यहाँ पे शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी हैं, यहाँ पे हमारे राना सनाउल्लाह साहब भी मौजूद हैं और भी दीगर हमारे दोस्त और साथी यहाँ पे मौजूद हैं जिनका काफ़ी वक्त जेलों में गुजरा है। तो मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान के अंदर क्या निज़ाम है और इस पाकिस्तान को क्या था और क्या क्या से क्या बना दिया है। आप तो सब बड़े बाशऊर लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, आपसे ज़्यादा शऊर रखने वाला कौन है सियासत के मैदान में। आप भी सोचते होंगे, मेरा ख्याल सोचते तो होंगे और सोचना चाहिए भी। आप में से कई ऐसे भी ख़वातीनो हजरात हैं जो बहुत देर से सियासत के मैदान में हैं, पाकिस्तान के अवाम की खिदमत का फरीजा या बेड़ा आपने उठाया हुआ है, आपके कंधों पे एक जिम्मेदारी का बोझ है। तो आप भी तो सोचते होंगे ना, ये पाकिस्तान भाई, ये क्या होता है पाकिस्तान के अंदर कि कभी यहाँ पे एक निज़ाम होता है, फिर उसको ख़त्म करके दूसरा निज़ाम आ जाता है, उसको ख़त्म करके कोई तीसरा निज़ाम आ जाता है। तो ये पाकिस्तान का आईन है जिसको आप भी कई दफ़ा पढ़ चुके होंगे, मैं भी पढ़ चुका हूँ कई दफ़ा, पाकिस्तान के कवानीन को भी कई दफ़ा पढ़ चुका हूँ मैं। तो उस आइन के मुताबिक ना पार्लियामेंट को चलने दिया जाता है, ना अदलिया को चलने दिया जाता है और ना ही अपना पाकिस्तान के कई दूसरे इदारे हैं उनको चलने दिया जाता है। और ऐसी कुछ ताकतें हैं जो उस पे मुकम्मल तौर पे हावी हो जाती हैं। आप ज्यादा दूर ना जाएं, 2017 में ये पाकिस्तान की खिदमत का हम अपना जो है वो फरीजा अंजाम दे रहे थे और मैं ही उस फरीजे को हेड कर रहा था, पाकिस्तान का वजीर आजम था। यकायक क्या हो गया भाई, क्या हुआ कि मुझे बिल्कुल मक्खन से बाल की तरह से निकाल कर तो निकाल बाहर फेंक दिया गया। कुछ आपको समझ आती है तो आती होगी,
मुझे तो समझ नहीं आती, और अगर आपको समझ आती तो आप मुझे समझा दें। लेकिन ये हकीकत है, ये हकीकत है। और फिर एक वज़ीर आज़म को आप निकाल रहे हैं, कोई माकूल वजह हो तो भाई मैं भी कहूँ जनाब बिल्कुल माकूल वजह थी, मुझसे ये अगर सलूक हुआ है तो यार उसके पीछे एक बैकग्राउंड है, माकूल जवाज है, जस्टिफिकेशन है, माकूल रीजन है, और जिसको कि जुटलाया नहीं जा सकता। तो मैं कहता जी कि ठीक है, इसमें अपना मेरा भी कसूर है भाई, मैं भी मुजरिम हूँ, और मैं भी आंसरेबल हूँ। तो अगर ये फैसला मेरे खिलाफ आया है तो ठीक है भाई, अ, मुझे अपने किए की सजा मिली है। लेकिन क्या ये बात आपकी समझ में आती है कि एक शख्स को इसलिए आप वजारत उज़्मा के मनसब से आप निकाल बाहर करें कि उसने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, कि उसके पास एक इकामा था, और इकामा भी मुझे क्या जरूरत थी भाई इकामे की? अगर 1999 में मुशर्रफ का मार्शल लॉ ना लगता, 2000 में मैं पाकिस्तान से बाहर हमें ना भेजा जाता, तो बशमूल फैमिली, सारी फैमिली, तो मुझे बताएं मुझे क्या जरूरत थी किसी जगह का अकामा लेने की? तो वहां रहने के लिए तो एक अकामा लाजमी था, जो कि सऊदी अरब अ, जाने के फौरन बाद जो है हमने बनवाया। तो उसके बाद फिर पाकिस्तान तो 7 साल मुझे नहीं आने दिया गया, और आप इस बात के गवाह हैं। 7 इयर्स, 2000 में मैं जाता हूँ, 2007 में वापस आता हूँ। पहले आने की कोशिश की, एयरपोर्ट को सील कर दिया, पिंडी शहर को सील कर दिया, सारी सड़कों को सील कर दिया, आप लोगों को घरों में नजर बंद कर दिया, आप लोगों को एयरपोर्ट पे नहीं आने दिया। उसके बाद फिर मुझे वापस भेज दिया गया, और और पूरे जहाज खड़ा था, 7 जो है वो 777, उसमें मैं अकेला बैठा हूँ, और मुझे सऊदी अरेबिया दोबारा जद्दा भिजवा दिया गया। और फिर जाहिर फिर मुझे कहते हैं कि इकामा क्यों था आपके पास? तो क्या मैं इकामा के बगैर फिर मैंने बाहर रहना था? तो मैंने उससे पहले तो जिंदगी में कभी मेरे पास कोई इकामा नहीं था। ये पहला मौका है कि मेरे पास इकामा था, और उसमें इकामा था जनाब, बेटे से तनख्वाह नहीं ली। भाई नहीं ली, ली मेरी मर्जी, नहीं ली मेरी मर्जी। ये कौन सी वजह है भाई? क्या जवाज है? क्या मुझे वजारत उज़्मा की सीट से, मनसब से निकाल के बाहर कर दें, और आज मुल्क का ये हशर करें जो आप देख रहे हैं, जो आपकी आंखें देख रही हैं, मैं देख रहा हूं, आप भी देख रहे हैं। आप तो बड़े बाशऊर लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना। आप जरा बता दें मुझे कि 2017 का पाकिस्तान आज 2020 के मुकाबले में कैसा लगता है आपको? कैसा लगता है आपको? मैं जानना चाहता हूं। आज पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को वो पाकिस्तान जो 2017 का पाकिस्तान था, आज ये तब्दीली वाले पाकिस्तान के मुकाबले में कैसा लगता है? ये तब्दील शुदा पाकिस्तान आपको अच्छा लगता है? 22 करोड़ अवाम, पाकिस्तान के मेरे 22 करोड़ अवाम, मुझे बताओ, या वो पुराना पाकिस्तान आपको अच्छा लगता है? ये बड़ी सोच विचार करने वाली बातें हैं भाई। इस दौरान क्या हशर बरपा हुआ है इस मुल्क में या नहीं हुआ? आज कौन सी ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी? आज कौन से काम ठीक हो रहे हैं? कौन से शोबे में ठीक हो रहे हैं? किस सेक्टर में ठीक हो रहे हैं? किस फील्ड में ठीक हो रहे हैं? पूछो किसी से जाके, जाओ जाके काश्तकार से पूछो, वो सुकून से नींद
सुकून की नींद सोता है? किसी सनअतकार से पूछो, वो रात को सुकून की नींद सोता है? किसी मजदूर से पूछो, उस पे क्या गुजर रही है? किसी सरकारी अफसर से पूछो, ईमानदार सरकारी अफसर से पूछो, उस पे क्या गुजर रही है? वो किस हाल में है? वो जिंदा है या मर रहा है? दिन रात उसको फिक्र खाए जा रही है कि मेरा और मेरे बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा। भाई, ये सूरत हाल 2017 में नहीं थी, 2016 में नहीं थी, उससे पहले नहीं थी। हाँ, 2013 में जब हम आए तो पाकिस्तान में लोड शेडिंग अरूज पर थी। हाँ, जब हम आए 2013 में पाकिस्तान में दहशतगर्दी अरूज पर थी। आप विटनेस हैं इस सब बातों के। आप तो असेंबली के अंदर बैठे हुए थे, और जो असेंबली से बाहर जो टिकट होल्डर्स जो नहीं इलेक्शन जीत सके, वो भी इस बात का मुशाहिदा कर रहे थे। आप तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और फिर मैं 2018 से लेके इस बात का खुद मुशाहिदा करता रहा हूं। जब मैं जेल में था, मैं मुशाहिदा करता रहा हूं, देखता रहा हूं। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि पिछले 2017 से लेके 2020 तक हालात यकसर बदल गए। और फिर देखें कि आज मैं पूछ रहा था आपसे, गरीब मजदूर है जो बेचारा, ये जो कल सरकारी अफसरों ने जो जो प्रोटेस्ट किया है, एहतजाज किया है, भाई उन्होंने, उनके जज्बात को कोई आज समझ रहा है? इस हुकूमत से तो मुझे कोई तवक्को नहीं है, लेकिन कम से कम मैं जरूर समझने की कोशिश कर रहा हूं, और आपको भी ये समझने की कोशिश करनी चाहिए। उनको आज 2 वक्त की रोटी मुयसर नहीं है, 2 वक्त की रोटी मुयसर नहीं है। मैंने अपने लोगों को कहा, मैंने कहा देखो यार, मुझे कुछ सही बना के दो। मैंने पिछली दफा भी कहा था, मैंने कहा कि यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं, ऐसे घर हैं जो अब रोटी जो है वो पानी के साथ, उसमें चाहे मिर्चें मिला लें या नमक मिला लें, पानी डबो के रोटी का नवाला खाते हैं। जब नौबत यहाँ पहुंच जाए, मेरा और आपका, फिर मैं समझता हूं कि चैन से बैठना हराम हो जाता है। ये किसी तरह से भी हम फिर अपने आप को जो है वो जस्टिफाई नहीं कर सकते कि हम चैन से बैठे रहें और लोग पानी के अंदर अपना निवाला डबो के तो खाना खाएं और अपने बाल बच्चों का पेट भरें। मेरा ख्याल है कि फिर जब तक कि आप इनकी जिंदगियों के लिए सुधारने के लिए, उनके बच्चों की जिंदगियों के मुस्तकबिल को सुधारने के लिए जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, या मैं नहीं बोलूंगा, आप नहीं बोलेंगे, आवाज नहीं उठाएंगे, तो सबसे बड़े मुजरिम पर हम होंगे, गुनाहगार भी हम होंगे। ये फर्क देखें, पिछले 2-2.5 सालों में कितना कितना पैदा हो गया है। और ये कहते थे कि हम जनाब, जिन्होंने कहा था कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, अवाम को 1 करोड़ नौकरियां देंगे, उन्होंने 1.5 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया है। ये मैं आपको सही कह रहा हूं। मैं आपको ये मैं जो फिगर्स बता रहा हूं, ये मैं सोच समझ के, मशवरा करके, इक्तिसादी मशीरों से मशवरा करके, डार साहब भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे मैंने बात करके, मशवरा करके, क्योंकि वो भी इसमें बहुत ज्यादा उनकी उनकी उनका मुताला है, तो पूछ के मैं सारा कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। ये कहते थे हम 50 लाख घर देंगे, 50 लाख घर देंगे। मुझे कोई बताए आज पाकिस्तान में कोई, यहाँ पे 22 करोड़ आदमियों में से, कि किसी को कोई एक घर भी मिला है?
या इन्होंने कोई एक घर भी बना के किसी को पेश किया है? 50 लाख 5 सालों में। ओ भाई, ऐसे ऐसे मुल्क, तरक्की याफ्ता मुल्क, जो 20-20 सालों से, 30-30 सालों से जो घर बनाने में लगे हुए हैं, उन्होंने आज तक 50 लाख नहीं बना सके। ये 50 लाख घर 1 से 5 साल में बना के दे देगा। मुझे समझ नहीं आती, इन्होंने इतने बड़े बड़े वादे किए और खोदा पहाड़ और निकल रहा है चूहा। और हर बात पे यू टर्न, हर बात पे यू टर्न, हर बात पे यू टर्न। हम कर्जे नहीं लेंगे, हम मर जाएंगे, आईएमएफ से कर्जे नहीं लेंगे, लिए कर्जे। हम खुदकुशी कर लेंगे कर्जे लेने से पहले, खुदकुशी तो कोई नहीं हुई, कर्जे ले लिए बहुत। और उसके बाद कर्जे लेने के बावजूद, कर्जे लेने के बावजूद रुपए की कदर को मिट्टी में मिला दिया है। हमारे जमाने में द रुपी वॉज स्टेबल, द रुपी रिमेन स्टेबल। 100 रुपए का रुपया था जब हमने भाग दौड़ संभाली है मुल्क की। और जब मुझे निकाला गया, तुम 103 रुपए या 104 रुपए था, क्यों डॉक्टर साहब? 104, डॉक्टर साहब कहते 104 रुपए का था। 4 सालों में रुपए की कदर सिर्फ 4 रुपए गिरी, 4 रुपए। और अब पिछले 2.5 सालों में कितना कितना बताएं जरा? 65 रुपए, 65 रुपए पिछले 2 सालों में गिरा है। 65 रुपए। यहां लंदन में आजकल जो पाउंड है, पाउंड, हमारे जमाने में तो कोई 120 के लगभग आ गया था, 120, 120 जी, 120 का एक पाउंड था। जहां इस वक्त मैं यहां पे रहता हूं, आज 225 का है, 225। ये फैक्ट्स हैं भाई, ये रिकॉर्ड की बात है। पाकिस्तान का क्या हशर बर्पा कर दिया भाई, किसी को इसका इदराक है? मैं पूछना चाहता हूं कि किसी को वाकईतन इसका इदराक है? अगर है तो फिर हम पे क्यों नहीं कोई जू रेंगती? हमें तो बेचैनी जो है ना वो हो जानी चाहिए थी। पाकिस्तान के अवाम, मेरा ख्याल कल जो जैसे उन्होंने वहां पे इस्लामाबाद में जो किया है मुजाहरा, वो एक मुंह बोलता सबूत है कि लोग किस कदर तंग हैं। मैं अभी आपको ये बताने लगा था कि ये सूरत हाल जो इस वक्त मैंने लड़के को कहा था, मैंने कहा ये कागज तो बनाओ यार। ये उसने बनाया तो है, लेकिन मैंने कहा अभी मुझे मजीद तफसील चाहिए। ये क्या है? लिखता है कि एक बंदा, अब मुझे पता नहीं, आप में से कई बंदे ज्यादा समझते होंगे, आप मौके पे हैं। ये टेलीफोन के ऊपर मैंने फैक्ट्स फिगर्स लिए हैं और मैंने अभी इसको सरसरी तौर पे देखा है। उसकी, जिस किसी की तनख्वाह 20,000 रुपए है, 20,000, जो मिनिमम वेजेस शायद हैं, इससे भी कम है लोगों की। तो ये मैं एक बहुत ही अपना प्राइवेट सेक्टर का जो एक गार्ड होता है, गार्ड, उसकी तनख्वाह की बात कर रहा हूँ। या जो आप समझ लें कि जो एक नायब कासद टाइप जो बंदा होता है, उसकी तनख्वाह है। उसके किचन का माहाना खर्चा लिखा हुआ है जो 12,000 रुपया। बिजली पानी गैस बिल का खर्चा, मैंने उसको कहा, मैंने कहा वो है अपना तकरीबन 3,000 रुपया। और उसके बाद फिर बच्चों की पढ़ाई का खर्चा है। आमदुरफ्त जिसके पास कोई मोटरसाइकिल होगी, या जो मोटरसाइकिल नहीं है, तो बसों में जाता है, किसी जगह रिक्शा में जाके बैठ जाता है, और फिर और उन बसों में जाता है जो हमने मेट्रो बसें बनाई हैं, जिसका किराया गालिबन 20 रुपए है। तो वो 20 रुपए किराया जो ना होने के बराबर है, बहुत कम है। अफसोस तो इस बात का कि इन्होंने ऑरेंज ट्रेन को भी रोक दिया हुआ है, वो भी
इमरान खान के बुग़्ज़ का शिकार हो गई है, वरना वो भी आज वो रवां दवां होती, गरीबों की खिदमत कर रही होती, लेकिन उसको इन्होंने उसका गला घोंट दिया है, चलने नहीं दिया। उसका भी गला घोंट के रख दिया है। और अपनी जो वहां पे पेशावर में मेट्रो बस बनाई है इन्होंने, बीआरटी, उसकी इतनी लागत बढ़ गई है कि मुझे समझ नहीं आती, और कि भी ये किस तरह से उसको पैसे देते जाते रहे हैं वहां पे। उसकी जो है वो कोर्ट के अंदर उसको रुकवा दिया है, केस को रुकवा दिया है। जब सब ठीक अगर है तो केस को क्यों रुकवा दिया आपने? इसमें मुझे याद आ रहा है कि फॉरेन फंडिंग केस को रुकवाने के लिए इन्होंने अपना कई जगहों पे गए हैं कि इसकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए। भाई अगर आपके दामन साफ है, हाथ साफ है, तो क्यों रुकवा रहे हैं आप? आने दें, चलने दें। हमारे मामलात में तो वो उस टीम के अंदर जो जेआईटी थी, उसमें तो अपना आईएसआई का नुमाइंदा भी बैठ गया था, उसके अंदर तो मिलिट्री इंटेलिजेंस का बंदा भी बैठ गया था। यहाँ पर इंक्वायरी नहीं चलने दी जाती, और फिर जेआईटी ने जो पेश किया हमारे खिलाफ वो आपके सामने है। अच्छा, अगर अजान 2 मिनट खामोश हो जाता हूँ, अजान हो जाए उसके बाद फिर हम शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता रहा था, ये सामने मुशाहिद साहब बैठे हुए हैं, ये मुशाहिदुल्लाह हैं। मुशाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। मुझे पता लगा कि अपना आपा नजमा हमीद भी आई हुई है। मेरा उनको भी सलाम। सीनियर तरीन हमारी माशाल्लाह वो पार्लियामेंटेरियन है, तो मेरा उनको भी सलाम। बाकी भी मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन मेंबरान को भी सलाम। तो तमीना आपा को भी बहुत सलाम। मैं अर्ज कर रहा था कि ये है वो आमदोरफ्त किराया दवाई किताबें जो 34,000 रुपये बन जाता है। अब आप मुझे बताएं कि 20,000 रुपये आदमी जो कमाता है तो वो 34,000 रुपये का खर्चा कहाँ से करेगा? ये बड़ी सोच विचार वाली बातें हैं। और कल अगर वो वहां प्रोटेस्ट करे तो कि भाई कोई कोई इसमें हैरानगी वाली बात नहीं है। इनके साथ बहुत जुल्म और ज्यादती हो रही है। मैं आज आप अपनी तकरीर को बहुत लंबा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बड़े डिफाइनिंग मोमेंट से हम गुजर रहे हैं। ये डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं। डिफाइनिंग मोमेंट्स आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं। पाकिस्तान के अंदर हमें रहते हुए मुझे तो 70 साल हो गए हैं, क्योंकि मेरी उम्र जो है वो 70 साल हो गई है, और इससे भी ज्यादा उम्र के लोग हैं। और फिर आज तक पाकिस्तान के अंदर जो है, जो असल प्रॉब्लम है पाकिस्तान की, जिसकी वजह से आज इस कौम को, 22 करोड़ अवाम को ये दिन देखना पड़ रहा है, उसके असल कॉजेज, असल वजूहात या रूट कॉज जो है, मसले की जड़, उसकी आज तक जो है ना किसी ने उसको डायग्नोज नहीं किया। अगर किया भी है तो उस पे बात कभी नहीं हुई। लेकिन मैं समझता हूं, मैं एक पाकिस्तानी हूं, और मेरा पाकिस्तानी होने के हैसियत से मेरा हक है, मेरा फर्ज है कि मैं उसको आइडेंटिफाई करूं। और मैंने उसको आइडेंटिफाई करने का फैसला करके, सोच समझकर, मैंने 20 सितंबर को एपीसी के सामने अपनी गुफ्तगू की थी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के सामने मैंने खुलकर पाकिस्तान के इस रूट कॉज का मैंने जिक्र किया था कि असल में मसला क्या है, कहाँ है खराबी,
और जड़ क्या है खराबी की, उसको मैंने आइडेंटिफाई किया था। और मैं उसमें कोई एम्बिगुइटी नहीं रखना चाहता, ना मुझे एम्बिगुइटी रखनी आती है और ना मैं रखना चाहता हूँ। मैंने बिल्कुल साफ तरीके से, शफाफ तरीके से बात कौम तक पहुंचाई। और अगर मसाइल पे आज भी खुल के बात नहीं होगी, क्या हम अपने अगली नस्लों को देकर जाएंगे? क्या देंगे आप क्या देंगे? कि हम सब खुदा ना खास्ता कोई किराए के मेंबर हैं, कि हम अपना हर उस काम के लिए वोट देने के लिए अपना हाथ खड़ा कर देंगे जो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ होगा, जिसमें पाकिस्तान का मफाद दूर दूर तक नजर नहीं आएगा? ये ऐसा नहीं हो सकता भाई, ऐसा नहीं हो सकता। हम गुलाम बन के इस मुल्क में नहीं रह सकते। हम कोई गाय भैंसे नहीं है, भेड़ बकरियां नहीं जो है हाँकने के लिए जहां मर्जी चाहो ले जाओ। नहीं, अगर ऐसा आज तक होता रहे तो आइंदा ऐसा नहीं होगा। आपने अपने दिल से ऐद करना कि आइंदा हम नहीं करेंगे ऐसा। हम अपनी अगली नस्ल अपने दुश्मनों के हवाले नहीं कर सकते, उनको तबाह बर्बाद नहीं कर सकते। ये नहीं होगा, आइंदा नहीं होगा। मैं कहता हूं नहीं होगा इंशाअल्लाह। हम पाकिस्तान को एक बाइज्जत मुल्क बनाएंगे, बावकार मुल्क बनाएंगे। और वो वही रास्ता है जो मैं आपको बता रहा हूं, जो मैंने 20 सितंबर को एपीसी के सामने बताया था। वही है रास्ता जो पाकिस्तान को बाइज्जत बनाएगा। ये नए पाकिस्तान की बात करने वाले कि सबज पासपोर्ट की इज्जत करवाएंगे जी, सबज झंडे की इज्जत करवाएंगे, हम पाकिस्तान को एक बावकार मुल्क बनाएंगे। जो माफिया मांग रहे हैं एक एक बिलियन डॉलर जाके दूसरे मुल्कों से हाथ फैला के, झोली फैला के मांग रहे हैं, ये पाकिस्तान को बाइज्जत बनाएंगे? ये सबज पासपोर्ट को इज्जत दिलाएंगे? और सबज पासपोर्ट को अल्लाह के फजलो करम से इज्जत तो हमने एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा दिलाई है। अगर उस ट्रैक पे हम चलते रहते, हमें डिस्टर्ब ना किया जाता, आज पाकिस्तान तरक्की की बुलंदियों को छू रहा होता। सबज पासपोर्ट की इज्जत उस दिन हुई थी जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे। सबज पासपोर्ट की इज्जत उस वक्त हो रही थी जब मुल्क में मोटरवेज बन रहे थे। आज आप पाकिस्तान के तूलो अर्ज से यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। बताएं किसने पेशावर से लेके आज रहीम यार खां तक, और फिर रहीम यार खां से सक्कर तक 6 लेन मोटरवे बनाई है? किसने बनाई है? ये हजारों किलोमीटर का फासला, ये मोटरवे किसने तामीर की है? ये ये अपना तब्दीली वालों ने, या ये जो आप लोगों ने अल्लाह के फजलो करम से एक सेक्टर बीच में रह गया जो सक्कर से हैदराबाद तक। अगर हम रहते, मुझे परमिट पे और तनख्वाह ना लेने पे ना निकाला जाता, मैं वो भी मुकम्मल करके जाता। वो भी मुकम्मल कर लेते हम 2018 तक। और फिर कराची हैदराबाद तो पहले ही मुकम्मल हो चुका हुआ है। और मेरा मंसूबा था कि हम कराची हैदराबाद के लिए एक अलहदा मोटरवे भी बनाएं, नेशनल हाईवे के अलावा एक अलहदा मोटरवे बनाएं। हमने गवादर से काम शुरू किया और उसको कोयटा तक ले गए, और कोयटा से अब डेरा इस्माइल खान और इस्लामाबाद को मिला रहे हैं। आपको शायद मालूम होगा, नहीं तो जाके देखें। आपको यहां से इस्लामाबाद से डेरा इस्माइल खान और कोयटा तक की जो मोटरवे है, हाईवे जो है, वो आपको बनती हुई नजर आ रही होगी। जाके पूछे उनसे, चित्राल के लोगों से। वो बेचारे एक्सीडेंट्स में मर जाते थे, ऊपर चोटी से नीचे गाड़ियां निकल उतरती थी और लुढ़क कर नीचे दरिया में गिर जाती थी। आज वहां पे हमने अरबों रुपए खर्च करके, हमने 2017 में हमने उसको अल्लाह के फजलो करम से 26 अरब रुपया मजीद देकर उसको मुकम्मल किया।
जाके पूछो, उनसे पूछें आप चित्राल वालों से जाके कि वो आज किस हाल में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। वो पिछले 70 सालों का मंसूबा, 70 कह रहा हूं, 50 सालों का मंसूबा जो बन ही नहीं रहा था, जो मुकम्मल होने का नाम ही नहीं लेता था, आज अल्लाह के फजल करम से मुकम्मल हो चुका है। भाई मैंने तो अभी एटमी प्रोग्राम का जिक्र किया, वो तो दिफा का मामला है। और मैं रोज तस्वीरें देखता रहता हूँ, ये आपकी इस मोटरवे पे हमारे जेट उतरते हैं, फौजी जहाज उतरते हैं, हमारे ये एयरफोर्स के जहाज लैंड करते हैं और टेक ऑफ करते हैं। आपने शायद कल भी पढ़ा होगा कहीं, मैंने भी पढ़ा है। और उसके बाद फिर ये जेएस थंडर जो ये हमने बनाया माशाल्लाह, नवाज शरीफ के दस्तखत है उस साथ हमने मुआहदा किया था, हमने बनाया अल्लाह के फजल से। उसके मिसाइल प्रोग्राम अल्लाह के फजल करम से हमने अपने दौर में इसको रूज पर लेके गए, और हम ही ने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को दिफाई लिहाज से और दिफा में जितना बजट दरकार होता था हमने दिया। और फिर मैं ही समझता हूं कि जहां तक पाकिस्तान के दिफाई जरूरियात का ताल्लुक है, हमने उसको दिलो जान के साथ जो है वो पूरा करने की कोशिश की। और फिर लेकिन इसलिए कि हमारी फौज जो है दुनिया की एक बेहतरीन फौज बने, लेकिन हमारी फौज दुनिया की बेहतरीन फौज तभी होगी जब जिस आइन की हमने अभी बात की है उस आइन की पासदारी करें। और मुझे बड़ी खुशी है कि फौज का बहुत बड़ा हिस्सा जो है, फौज का बहुत बड़ा हिस्सा, ओवरवेलमिंग हिस्सा जो है वो आइन की पासदारी करता है। चंद लोग हैं इस पाकिस्तान की 70 साल तारीख में, सिर्फ चंद लोगों ने बाकी अफवाज को भी बदनाम किया है, और फिंगर टिप्स में वो नाम, फिंगर टिप्स पे। और अगर वो फौज तो ये है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, पाकिस्तान की फौज जो अपने इस अहद की पासदारी करती है और उसको उसकी उसकी पाबंद रहती है, लेकिन जो इससे बाहर निकलता है हमारी नजर में उसकी कोई इज्जत नहीं है। मैं बिल्कुल उसकी कोई इज्जत नहीं करता, और मैं ये समझता हूँ कि बाकी फौज को भी वो बदनाम करते हैं। बाकी फौज के लिए भी बदनामी का बायस ये लोग बनते हैं जो हमें मंजूर नहीं है। मुझे अपना फौजी बहुत प्यारा है, मुझे पाकिस्तान के अफवाज पाकिस्तान के नौजवान के जवान के अफसर, छोटे बड़े अफसर बहुत अजीज हैं, लेकिन मुझे वो अफसर अजीज नहीं है जो इलेक्शनों के अंदर धांधली करते हैं, जो बक्सों में वोट एक बक्से से निकाल के दूसरे के बक्से में डलवाते हैं, जो हमारे आपको मालूम है, और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इलेक्शन जीत चुके थे, आरटीएस बंद करके आपको हरवाया गया और आपके बक्सों से वोट चोरी करके पीटीआई के बक्सों में डलवाया गया, आपके पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया गया। आप इसके विटनेस हैं या नहीं है? बोले यार, आप भी जरा हौसला बुलंद करके बताएं, इसके विटनेस हैं या नहीं है? अगर हैं तो मुझे आवाज आनी चाहिए कि मुझे अभी तक आवाज नहीं आई, बुलंद आवाज में बताएं विटनेस हैं या नहीं है। ये मुझे आवाज नहीं आनी चाहिए। इस पॉइंट पे वीडियो पहली वीडियो ये आपने वही बात है। मैं वो मुझे याद करा देना भाई। बस अगर वोट को इज्जत ना दी, सुन ले एक बार इनको बंद कराएं, जरा बंद करा दें। अगर वोट को इज्जत ना दी तो पाकिस्तान की भी रही सही इज्जत जाती रहेगी। ये मैं आपको बता रहा हूं, ना आपकी इज्जत करेगा, ना कोई आपको कोई अच्छी जगह फराहम करेगा, ना आपकी कोई रिस्पेक्ट होगी,
ना ही हमारे अपनी नजरों में हमारी रिस्पेक्ट होगी। दुनिया तो बात की बात है, कोई आपके सब्ज पासपोर्ट की इज्जत नहीं करेगा, कोई आपके सब्ज परचम की इज्जत, कोई आपके मुल्क को, आपको इसी तरह से आप बाहर जाएंगे, एयरपोर्ट पे उतरेंगे, आपके पासपोर्ट को देखेंगे कि आप इंतजार करें वहां बैठे। ये 70 सालों में हमने यही कमाया है, ये हमारी कमाई 70 सालों की। ये ट्रैक पे चल रहा था, ये मुल्क भाई ट्रैक पे चल रहा था, एटमी धमाके किए थे, हमें फारग ना किया जाता, ये पाकिस्तान की इज्जत बहुत बुलंद हो रही थी। पाकिस्तान मुआशी तरक्की कर रहा था, अभी पिछले चंद सालों की बात कर रहा हूं। अगर उसको करने दिया जाता, सी पैक अपने जो है अहदाफ हासिल करता, पाकिस्तान के अंदर खुशहाली आती, आज दुनिया आपको अप्रिशिएट कर रही होती। लेकिन हम फिर ट्रैक से उतर गए और आज $1-1 बिलियन के लिए, यानी $1-1 के लिए आप बाहर जाके मांग रहे हैं पैसे। आप मुझे बताएं, रुपया आपका नेपाल से भी ज्यादा नीचे गिर गया है, अफगानिस्तान से भी ज्यादा नीचे गिर गया है, श्रीलंका से भी ज्यादा नीचे गिर गया है। और यहाँ पर बाकी साउथ एशिया के अंदर सबसे, अगर जो पुअर करेंसी है, सबसे जो है वो सस्ती करेंसी है, तो वो पाकिस्तान का रुपया है। और उस रुपए ने आपको भी कंगाल कर दिया। आजकल आपको, यानी कि आप आंसू आंसू लोगों के निकलते हैं, आंसू मेरी बहनों के, भाइयों के, बुजुर्गों के, जिनके पास वसाइल नहीं है, वो देखते हैं हम बच्चों को पालें या इनको पढ़ाएं, इनको खाना खिलाएं या पढ़ाएं, भाई इनको रोटी खिलाएं या इनको दूध पिलाएं, और घर का किराया दें या फिर बच्चों की फीस दें। यहाँ हालात आते हैं, बाजार जाते हैं ना, बाजार, आंसू निकलते हैं, जिसको पंजाबी में कहते हैं अथरू, अथरू निकलते, रोते हैं लोग, खवातीन रोती हैं जब सब्जी का भाव पूछती हैं, टमाटरों का भाव पूछती हैं, जब वो जाके ये खरीदती हैं जाके गंदम आटा, और फिर जब बिजली का बिल आता है, वो बेचारे दे हिट द रूफ कि किस तरह से हम ये बिजली के बिल पे करें। और फिर गैस का बिल आता है, वो बेचारा उसको समझ नहीं आती है मैं किधर जाऊं। और फिर आजकल जो पाकिस्तान के अंदर इनके दीगर अखराजात का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तानी लोग पता नहीं किस सब्र और किस हिम्मत के साथ गुजारा कर रहे हैं, और ये सारा जो है वो इसका बोझ वो बर्दाश्त कर रहे हैं। ये था वो नया पाकिस्तान जिसका सुनहरे ख्वाब दिखाए थे। लेकिन मैं आपको सलूट करूंगा जो आप बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के अवाम ने इसके बावजूद उसका, उसके नारे को कबूल नहीं किया। इलेक्शन आप जीत चुके थे, आप जीते थे इलेक्शन, इसके बावजूद इलेक्शन आपने जीता, लेकिन जितवा उसको दिया गया, ये तब्दीली वाले को। भाई ये बहुत बड़ा आइन शिकनी की है आपने, बहुत बड़ी आइन शिकनी की है, ये नाकाबिले माफी जुर्म है। आपने आरटीएस को बंद करके आपने मुकम्मल तौर के ऊपर आपने सफाई की और हेरा फेरी की है, और इलेक्शन, पाकिस्तान के इलेक्शन के मैंडेट को चोरी किया आपने, मैंडेट को चोरी किया है, हमारे बक्सों को तब्दील करके आपने दूसरे बंदे को जितवा दिया है, आपको हरा के, आपको, जो आप बैठे हुए हैं, आपको हरा के। ये तो इतना बड़ा इन्होंने पता नहीं धांधली की, और उसके बावजूद ये ट्राइबल एरिया से एमएनएस को लेकर, सिंध से अपना एमक्यूएम को साथ मिलाकर, को बलोचिस्तान से दूसरी पार्टियों को साथ, छोटे छोटे 4-4 बंदे मिला के, सिर्फ 4 वोटों की बढ़तरी से, उसके बावजूद 4 वोटों की बढ़तरी से इन्होंने इमरान खान को वजीर आजम बनाया, 4 वोटों से। इतना कुछ करने के बाद,
इतने बड़े पैमाने पे धांधली करने के बाद और मांग तांग के वोट हासिल करने के बाद, बैग बोरो एंड स्टील करने के बाद 4 वोटों की बढ़तरी से इमरान खान को वजीर आजम बनाया है और उसने ये पाकिस्तान का हश्र कर दिया है। बताएं मुझे, आज आप हौसले बुलंद करें भाई। बुज़दिल आदमी की जरूरत नहीं है, किसी बुज़दिल आदमी की जरूरत नहीं है हमें। अगर कोई बुज़दिली का मुजाहरा करता है, वो बराए करम घर बैठ जाए। मुझे उसकी जरूरत नहीं है, इस कौम को उसकी जरूरत नहीं है, असेंबलियों में बैठने की गुंजाइश नहीं है उसके लिए। अगर आपने पाकिस्तान को बचाना है तो फिर थोड़ा सा दिल बड़ा करना होगा, थोड़ी सी बहादुरी दिखानी होगी, थोड़ी सी जुर्रत दिखानी होगी और उठना होगा इसके खिलाफ उठना होगा। अपना आप बताना होगा अपनी कौम को भी और दुनिया को भी कि हम नाइंसाफी, जुल्म और टिरनी को हम कबूल नहीं कर सकते, किसी कीमत में कबूल नहीं कर सकते। हम इसके खिलाफ खड़े हो गए और उस वक्त तक खड़े रहेंगे जब तक ये जंग हम नहीं जीतते। ये आपको मेरे साथ ये वादा करना होगा आज पाकिस्तान के अवाम आपका साथ देने के लिए तैयार है, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार है। वो आपके साथ खड़े होंगे बशर्ते कि आप खुद अपने कदमों पे खड़ा होना सीखें। तो लिहाजा बस अब बैठ जाए। मुझे आवाज आपकी नहीं पहुंचती, मैं आपके हाथों से देख रहा हूं कि आप नारेबाजी कर रहे हैं। तो फिर अगर मैं आप नारेबाजी करेंगे, आप जरूर कीजिए, जब कोई वक्त आए कीजिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि कब हो रही है कब नहीं होती, तो फिर मैं वो खलल पड़ता है। तो मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर आज मैं किससे इसका गिला करूं, मुझे आप बताएं मैं सिर्फ इसका जिम्मेदार इमरान खान को समझूं या जो असल जिम्मेदार हैं उनको जिम्मेदार समझूं? बोले, आप बताएं। जो समझते हैं कि सिर्फ इमरान खान को ही मैं जिम्मेदार ठहराऊं तो वो भी मुझे हाथ खड़ा करके बताएं, और जो समझते हैं कि नहीं, असल जिम्मेदारों को इसका जिम्मेदार करार देना चाहिए, वो भी हाथ खड़ा करके बताएं। इमरान बस इमरान खान को लाने वालों, ये अवाम का जज्बा देख ले आप। इस सौगात को जितनी जल्दी हो सके ले जाएं। ये सौगात हमें नहीं चाहिए, इसको ले जाएं। इसने पाकिस्तान की तबाही कर दी है और इसने पाकिस्तानियों को परेशान हाल कर दिया है। वो भूख से मर रहे हैं, उनके बच्चे भूख से मर रहे हैं, उनका चूल्हा बुझ गया है, 2 वक्त की रोटी उनको नहीं मिलती खाने को आज, और आटा दाल चीनी आसमान से बातें कर रहे हैं। और फिर जो उसके बाद चीनी चोर या वो भाग गए हैं या उनको भगवा दिया गया है कि आप यहां से चले जाएं, निकल जाएं। दवाइयां आदमी की पहुंच से बाहर हैं। मरीज पता नहीं क्या कर रहे होंगे आज, किस तरह से दवाइयां खरीदते होंगे, आंसू निकलते होंगे जब देख रहे होंगे कि हमारा जवान बेटा बीमार है, जवान बाप बीमार है, मां बीमार है, दवाई के लिए पैसे नहीं है। इतने भी वो अपना, ऐसे भी पाकिस्तान में लोग हैं, खुददार लोग, जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। वो क्या सोच रहे हैं आज, किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं?
कभी सोचा आपने 3 साल पहले क्या ये कैफियत थी? आज फिर जिन्होंने ये कैफियत पैदा की है उनको आज जवाब देना होगा। वो कौम के सामने आके बताएं, सेलेक्टर्स बताएं कि क्यों उन्होंने इस बंदे का इंतखाब किया और ठोस दिया लाके कौम के सर पे, हमारे सर पे लाके इसको जो है वो सवार कर दिया। आपको बताना होगा। लिहाजा मैं आपसे पूछता हूं, पाकिस्तानी कौम अब ये सवाल पूछे और जब तक इसका जवाब ना मिले अपने घरों को आप वापस नहीं जाएंगे, आप आराम से नहीं बैठेंगे, आप चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि आपको उसका जवाब नहीं मिल जाता। ये मेरी आपसे गुजारिश है। अगर आज पाकिस्तान को बदलना है, अगर वाकई हकीकतन आप पाकिस्तान के अंदर तब्दीली चाहते हैं, ये है वो तब्दीली जो आपको लानी पड़ेगी। इसके बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता, इसके बगैर ये असेंबलियां, ये पार्लियामेंट नहीं चल सकता, इसके बगैर यहाँ की हुकूमतें नहीं चल सकती, इसके बगैर गरीब का चूल्हा नहीं जल सकता, इसके बगैर पाकिस्तान का निजाम नहीं चल सकता। यहाँ पे इसके बगैर पाकिस्तान की अदालतें भी नहीं चल सकती, पाकिस्तान का कारोबार नहीं चल सकता। यहाँ हर तबका जो है वो परेशान रहेगा। लिहाजा इसका आपने हमें जवाब देना होगा और हमें जवाब आपसे लेना है। इसके बगैर हम भी चैन से नहीं बैठेंगे। मैशत मुंह के बल गिर गई है और जैसे मैंने आपको कहा है, ये जो लोग अब मुझे कोई बताए, कोई हिसाब दे, कोई ये जो बिलियन ट्री जो इन्होंने कहा था वो कहाँ है? उसके ऊपर जो पैसे लगे हैं, आपकी खून पसीने की कमाई है वो। आपका हक है कि आप पूछें कि ये बिलियन ट्री के पैसे कहाँ गए। बीआरटी जो बनाई है पेशावर में, उसकी लागत ये 3-4 बीआरटी जो पंजाब में बनी उनसे भी ज्यादा है। इनकी इकट्ठी रकम जो है उससे भी ज्यादा पेशावर की बीआरटी पे खर्च हुआ है। लेकिन वहां बसें चल रही हैं, वहां टूट फूट हो रही है। इतनी रकम लगने के बावजूद ये आपका फर्ज बनता है, हक बनता है कि आप पूछें इनसे, ये चीनी चोर क्यों बाहर भाग गए, कैसे भाग गए? अरबों खरबों आपका लेकर, आपके खून पसीने की कमाई लूट कर वो मुल्क से बाहर चले गए, उनको जाने दिया? वो आपका पैसा है, आपका पैसा, आपने वो पैसा वापस लेना है। मुझे बताएं, मुझे तो तनख्वाह पे निकालने वाले जरा मुझे बताएंगे कि इमरान खान बनी गाला की मनी ट्रेल कब देगा, कब रसीदें लेंगे अपने इमरान खान से बनी गाला पे? और कल तो बशीर मेमन साहब ने तो बहुत बेनकाब कर दिया इनकी करतूतों को, और उसने कहा कि ये है नैब जो कर रहा है। हमें कहा गया कि हम ये करें, लेकिन हमने इनकार कर दिया। हमने कहा कि ये गैर कानूनी है, ये गैर आईनी है, और नैब ने वो सारा कुछ नैब कर रहा है। यानी सारी ये, इसलिए तो मैं कहता हूं कि ये पाकिस्तान जो है ये बर्बादी की तरफ जा रहा है। मैं आपको बल्कि छोटी सी एक फिल्म दिखाना चाहता हूं, छोटी सी है, 1.5 मिनट की, 2 मिनट की है, 4 मिनट की तरफ देखें आप, देखें आपको कुछ अंदाजा होगा कि इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। दिखाएं जी आप जरा। मसला क्या था? इमरान खान साहब क्या चाहते थे जो आप उनकी मुराद पूरी नहीं कर रहे थे? जो नैब ने किया है वही। सब इन सियासतदानों से मुतल्लिक आपको खुद वज़ीर आज़म साहब ने कभी कोई हदायत दी कि आप ये करें? काफ़ी सारे नाम है जो कि मैंने कहा ना आपको, सरे दस्त मुझे याद नहीं। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से जी हाँ, क्या पर्टिकुलर ख्वाहिश थी जो इमरान खान साहब चाहते? वो जो आजकल चल रही हैं चीज़ें, अच्छा, पहले भी चलती रही हैं। हमजा शहबाज और दूसरे जो उनका बेटा है वो सलमान शहबाज, और फिर उनकी पूरी फैमिली। नवाज शरीफ और मरीम नवाज के हवाले से क्या खुसूसी ख्वाहिशात थी उनकी? FIA की तरफ से क्या तवक्कुआत थी? FIA के लिए उनकी तवक्कुआत तो ज़ाहिर है जो अभी पूरी हो रही हैं, अभी भी पूरी हो रही हैं, अभी भी हो रही हैं। और दूसरे जो उनके जो दामाद हैं, कैप्टन कैप्टन सफदर जो है, उनके हवाले से कि बिल्कुल उनको तो बिल्कुल जिस तरह हो रहा है उनके साथ, जो नैब कर रहा है
मतलब क्या पर्टिकुलर उस वक्त क्या कैप्टन साहब कोई असासों का इशू बनाना चाहते केस या क्या? ये एक कोई तस्वीर आई थी, उसके हवाले से भी हो रहा था कि ये टेररिज्म का केस होना चाहिए। अच्छा, यस। क्या व्हाट्सएप सोशल मीडिया पे कोई तस्वीर सोशल मीडिया पे कोई तस्वीर थी फर्स्ट लेडी की, उसके मुतालिक। अच्छा, तो आपने क्या, आपकी राय नहीं थी नहीं हो सकता? नहीं, ये टेररिज्म कैसे हो गया? अच्छा, टेररिज्म कैसे हो गया? टेररिज्म की एक डेफिनेशन है कानून में। और वो तस्वीर भी एक नॉर्मल तस्वीर थी, नॉर्मल तस्वीर थी, नॉर्मल एक तस्वीर थी। अब उसमें टेररिज्म कैसे हो गया, कहाँ से आ गया? तो फिर आपसे कहा गया बराह रास्त पे एक्शन ले और फलाने ने किया। मैंने कहा जी किसका नाम लिया गया? मरियम का? जी हाँ, उनका जो सोशल मीडिया सेल है उसके हवाले से कहा गया। मैंने कहा जी किस कानून के तहत होगा? मतलब वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू लॉ। आखिरी मीटिंग जो वज़ीर आज़म इमरान खान से हुई उसमें क्या हुआ? वो जो आप वो उसका एंड कैसे हुआ, क्या हुआ? वो ख्वाजा आसिफ का, मरियम नवाज साहिबा की, मतलब फिर शहबाज शरीफ साहब की, मतलब सबकी, तुमने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये और नहीं अबराज किया। ग्रुप वाला मामला भी आ गया। अबराज ग्रुप वाला, फिर वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गए। मुझे पहले कहा गया कि जी आपने एक मीटिंग है और आप पहुंच जाए, और जो है वो इम्पॉर्टेंट केसेस ऑफ FIA की बात होगी। मैं सारे इम्पॉर्टेंट केसेस पे ले गया, लेकिन सबसे ज़्यादा ये केस डिस्कस हुआ और के इलेक्ट्रिक का हुआ। कौन था मीटिंग में? कौन कौन? हाईएस्ट ऑफिस। नहीं, प्राइम मिनिस्टर मौजूद? जी हाँ। तो उधर जो है वो यही बात हुई कि के इलेक्ट्रिक तबाह हो गया और ये हो गया। मैंने कहा जी के इलेक्ट्रिक के पास 87 बिलियन है सुई सदरन के। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमने साबित किए हैं, और हमने गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखी है कि 87 बिलियन ले लें। और उन्होंने कहा ये वो जो है वो कंपनी तबाह हो गई है, कंपनी बर्बाद हो गई है। मैंने कहा जी अब किसने कहा है? प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि वो कंपनी तबाह हो गई है। मतलब वैसे अबराज साहब, अबराज की बात कर, अबराज ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब उससे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का कोई ताल्लुक नहीं था। वैसे अगर तबाह हुई है तो कोई मुझे नहीं पता क्यों हुई तबाह, लेकिन पैसे बनते थे उनकी तरफ। पैसे उनकी तरफ बनते तो थे। इमरान खान साहब क्या चाहते थे? उनके ख्याल में कि FIA ने बहुत ख़राब किया कि उनके खिलाफ ये इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से क्या था? ख्वाजा आसिफ का जो केस था वो बड़ा अजीब सा केस था कि वहाँ पे कि जी ख्वाजा आसिफ साहब एक कंपनी थी दुबई की जिसमें वो नौकरी करते रहे हैं, एंड ही वाज डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और उन्होंने ये आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी की है। वज़ीर दिफा थे। वज़ीर दिफा थे। तो आइन गद्दारी का पर्चा हो गया। गद्दारी का पर्चा। अब उसकी इंक्वायरी के लिए, अब मैं आपको बताता हूँ, मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि, लेकिन उसके लिए एविडेंस हमें चाहिए होता है। नहीं, एविडेंस था क्या? अवेलेबल एविडेंस क्या था? कुछ भी नहीं। और क्या गिला था उस मीटिंग में? ये जो है मुस्लिम लीग फैमिली, जितने भी नवाज शरीफ की फैमिली है, उन सब को ये नहीं कर किया, तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, इनको छोड़ा, ये किया। क्या क्या बगैर जाज शाह साहब ने? उन्होंने कहा मैं कोर्ट जावा, तो मैंने कहा सर रोज कितने जाना? नहीं ये क्या बात थी, मैं कोर्ट क्यों जाऊँ, टंगे तोड़ दो, ये कर दूँ। ये देख लिया जी आपने, सुन लिया, ये देख लिया। आवाज नहीं आ रही जी? मेरी आवाज जा रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको जी? ये है बशीर मेमन साहब, जो ग्रेड 22 के अफसर हैं, यानी सबसे बड़ा ग्रेड जो सरकारी अफसरों का होता है, ग्रेड 22 के अफसर हैं। और ये वो बता रहे हैं, ये DGFI थे उस वक्त, कि मुझे इमरान खान ने क्या कहा। यानी सब कुछ के दहशतगर्दी का पर्चा भी नवाज शरीफ पे, उनकी फैमिली पे दो, उनकी पार्टी के लोगों पे दो, गद्दारी का भी दो, और करप्शन का भी दो। और उसने कहा जी किसी लिहाज से कोई बनती नहीं है बात, ना कोई सबूत है, ना कोई वजह है, मैं कैसे दे दूं, मैंने किसी कानून कायदे के मुताबिक चलना है। तो उसने कहा नहीं तुम दो। उसने कहा जी मैं तो नहीं दे सकता। उसने अपना, ये बंदा जो है बशीर मेमन, इसके बारे में सुना है कि बहुत ईमानदार आदमी, अपराइट है, इंटेग्रिटी वाला बंदा है,
और ऑनेस्ट आदमी, उसने कहा कि जी मैं तो ये काम नहीं कर सकता, और उसकी बजाय उन्होंने वही काम इस नैब से ले लिया। नैब ने ये काम करने पर तैयार हो गई, लेकिन इस ईमानदार अफसर ने कहा जी कि ये बनता ही नहीं है, तो मैं नहीं कर सकता, आपने नैब से करवाना है तो नैब से करो, उन्होंने नैब से करवा लिया। ये है नैब की बेईमानियां, और नैब की वन साइडेड अकाउंटेबिलिटी, और नैब की ज्यादती और जुल्म और नाइंसाफी। और ये कोर्ट्स भी कह चुकी हैं, लेकिन कोर्ट्स ने आज तक कभी उस नैब के कानून को खत्म करने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया। अगर नैब ठीक नहीं है तो फिर कोर्ट्स को उसको उस पर अमल दरामद रोकना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब शहबाज शरीफ साहब को पकड़ लिए। शहबाज शरीफ साहब जिसने पंजाब की इतनी खिदमत की, दिन रात एक किया और अपना सुकून छोड़ा, अपनी नींदें छोड़कर उन्होंने अपने पंजाब को संवारा और पंजाब के लोगों की हालत को बदला, उसको गिरफ्तार करके इनकी अना को तो बड़ी तस्कीन पहुंची होगी, लेकिन वो तो उन्होंने किया क्योंकि शहबाज शरीफ माशाल्लाह जब से पैदा हुआ है अल्लाह के फजल करम से सनतकार फैमिली से उसका ताल्लुक है। लेकिन मुझे ये बताएं कि जो बनी गाला का जो मालिक है इमरान खान, उसके जराए आमदनी क्या है? ये बनी गाला कहाँ से बना? इसकी जमीन कहाँ से आई? और ये जैसे मैंने पहले भी कहा कि कहते हैं जी को पैसा इधर से आया, चेक इधर से उधर गया, उधर से फिर उधर चला गया, और उधर से फिर ये बनी गाला में आया। और उसके बाद जो हमारे साकिब निसार साहब, उन्होंने उनको क्लीन चिट दे दी, लेकिन ये कौम रसीदें मांगती है, रसीदें चाहिए, रसीदें। और जमान पार्क में जो घर बनाया है, आपको मालूम है ना, लाहौर के कई रहने वाले आप कुछ हैं, वो बताएं, जमान पार्क में उसने नया घर बनाया है, नई कंस्ट्रक्शन की है जो करोड़ों रुपए से हुई है। कोई पूछे भाई ये कहाँ, इसकी रसीदें कहाँ से आया ये पैसा? ये पूछना बनता है, ये नहीं बनता? कहाँ से पैसा आया है, कहाँ है इसकी रसीदें? बताएं आपको फॉरेन फंडिंग का फैसला कब आएगा? उसकी रसीदें भी मौजूद हैं, लेकिन फैसला कब आएगा फॉरेन फंडिंग का? अलीमा खान कब रसीदें देगी? कब रसीदें मिलेंगी अलीमा खान की? और उसके बाद जनरल आसिम बाजवा, उसकी रसीदें कब मिलेंगी इस कौम को? इस सब चीजों पे इमरान खान की और उसके हुकूमत की आंखें बंद हैं, नैब की आंखें बंद हैं, और बिल्कुल उन्होंने अवाम को, कौम को उल्लू बनाने की कोशिश की हुई है। लेकिन ये नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा, हम नहीं चलने देंगे, इंशाल्लाह नहीं चलने देंगे। इंशाल्लाह इसको, आपकी जो पाकिस्तान के साथ जो आपने ये दुश्मनी की है, इसको खोल के रखेंगे हम इंशाल्लाह। इस मुल्क को आपने तमाशा बना दिया है, ये मुल्क को आपने मजाक बना दिया है, पाकिस्तान को आपने बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया है। और यहाँ पे आप, जैसे मैंने पहले कहा है, हमारे खिलाफ तो अभी मैंने आपको छोटी सी मिसाल दी है, ये जो मेरे खिलाफ अपना हमें की और तनख्वाह की, वो जज मोहम्मद बशीर जिसने मेरे खिलाफ फैसला दिया, मरियम के खिलाफ फैसला दिया, उसकी कोर्ट से कर्नल बरामद होता है, कर्नल, एक कर्नल। वो कर्नल साहब वहां क्या करने गए थे? कोई पूछे उनसे आप क्या कर रहे थे जज के पास बैठ के? और फिर जज अरशद मलिक ने जो कुछ एतराफ किया है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे सर शर्म से झुक गए। ये उन्होंने कहा, अल्फाज लिखे हैं जजमेंट पे कि इसके किरदार से, अरशद मलिक के किरदार से हमारे शर्म से झुक गए। लेकिन फैसला वहीं का वहीं है नवाज शरीफ के खिलाफ। उस पे जमानत भी नहीं मिलती, जज डिसमिस हो गया है, उसको बरतरफ कर दिया है, लेकिन फैसला बरतरफ नहीं हुआ। तो आप अंदाजा कर सकते हैं इससे जस्टिस शौकत सदीकी क्या कह गया है, जस्टिस शौकत सदीकी, आपको पता ही होगा
उसने कहा है आपके पास? कितनी देर की है ये? 2 मिनट। ये 2 मिनट की है, सुन ले जरा जस्टिस शौकत सिद्दीकी की बात। मैं आपको गवाह करके, अपनी मां को गवाह करके ये बात कर रहा हूं। आज के इस दौर में आईएसआई पूरी तरह जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को मैनिपुलेट करने में इन्वॉल्व है। आईएसआई के लोग मुख्तलिफ जगह पहुंचकर अपनी मर्जी के बेंच बनवाते हैं, केसों की मार्किंग होती है। मैं अपनी हाई कोर्ट की बात करता हूं। आईएसआई वालों ने मेरे चीफ जस्टिस को अप्रोच करके कहा कि हमने इलेक्शन तक नवाज शरीफ और उसकी बेटी को बाहर नहीं आने देना, शौकत अजीज सिद्दीकी को बेंच में मत शामिल करो। सर, आपकी जज से मुलाकात कैसी रही? सर, हमारी इसके कोई नहीं, कुछ मुलाकात किसी से नहीं हुई। हमारे दाखिले का भी कोई कहें सर उनको? किसी से मुलाकात नहीं हुई मेरी। इलीगल। मियाँ साहब को तो 3-4 बंदे ना होते तो मियाँ साहब तो चौथी दफा ही प्राइम मिनिस्टर बन जाना था। कौन 3-4 आदमी? आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आप मुझे क्यों मरवाना चाहते? हमारा यहाँ आजादी मार्च हो रहा था तो जनरल साहब ने खुद हमें दावत दी, बुलाया। अच्छा। तो वहाँ जब हम गए तो उन्होंने इस बात पे इसरार किया कि मौलाना साहब आप आजादी मार्च न करें। अच्छा। मौलाना साहब, हम जो है वो मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ जो कुछ हम कर रहे हैं आप उसमें मुदाखलत न करें। सुने, ये जुमला एक मिनट मौलाना बड़ा हम जुमला है कि जो कुछ नवाज शरीफ के खिलाफ हम कर रहे हैं आप उससे मुदाखलत न करें, ये जो जुमला आपको कहा गया, ये जनरल बाजवा ने आपसे कहा? जी बिल्कुल। देख लिया आपने, सुन लिया आपने या नहीं? जिन्होंने सुन लिया जरा हाथ तो खड़ा करें। ये तमाशा हुआ है इस मुल्क के अंदर पिछले 2-2.5 सालों में, और इसकी सजा दी गई आपके इस नवाज शरीफ को, और फिर मरियम नवाज को, शाहिद खकान अब्बासी को, मिफ्ता इस्माइल को, और राना सनाउल्लाह को, शहबाज शरीफ को, हमजा शहबाज को, और ख्वाजा साद रफीक को, और इसहाक डार साहब को। ये है अपना, और भी हमारे दोस्त है, साथी हैं। तो ये इसका निशाना हम बने हैं और पूरी पार्टी बनी है। ये सब फ्रॉड है, सब फ्रॉड है, सब तमाशा फ्रॉड है जो इस मुल्क के साथ हुआ है, आपके साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है, हमारी पार्टी के साथ हुआ है। ये क्या हम सिर्फ तमाशा देखते रहेंगे या इसके खिलाफ खड़े होंगे? आज ये फैसला करके आपने उठना है, इसके बगैर मैं आपको यहां से उठने नहीं दूंगा। बोलो, ये तमाशा देखते रहना है या इसके खिलाफ खड़े होना है? भाई मैं अब मैं यहीं पे बात अपनी खत्म करता हूँ। मैं यहीं पे अपनी बात खत्म करता हूँ और मैं आपको कहूंगा कि मेरे सामने सिर्फ एक नारा लगा दें और मैं भी उसका जवाब दूंगा। वोट को थैंक यू। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, कायदे पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ, वजीर आजम
हासन इकबाल, ओवर टू यू। लीडर, हम सबका लीडर, वो चांद सितारा, मेरे जान से प्यारा, हम सबका क्या है? बस 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओवर टू यू हासन इकबाल। हासन इकबाल आप संभालें। ओवर टू यू हासन इकबाल। एहसन इकबाल साहब तशरीफ लाते हैं जी। जी, सब हजरात से दरख्वास्त है कि अपनी अपनी नशिस्तों पे बैठ जाएं और ये जो बीच में गैलरी से खाली कर दें, क्योंकि पीछे लोगों को नजर नहीं आता। ये तमाम कारकुनों से दरख्वास्त है कि डिसिप्लिन का मुजाहरा करें और बीच की गैलरी फौरन खाली कर दें या नीचे बैठ जाएं जल्दी से प्लीज, ताकि कायद की हम बात मुकम्मल सुन सकें। नीचे बैठ जाएं प्लीज, बीच में जो लोग हैं नीचे बैठ जाएं। हासन इकबाल साहब, मैंने अपनी बात खत्म कर ली है, मैं आपके हवाले कर दिया फ्लोर। ठीक है जी। अब मैं दरख्वास्त करूंगा सदर पंजाब मुस्लिम लीग नून जनाब राना सनाउल्लाह साहब से कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। मैं प्रोफेसर साजिद मीर साहब को देख रहा हूँ, मेरा सलाम पहुंचाएं उनको। प्रोफेसर साहब, मेरा सलाम जी।